हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि राज्य शासन कैसे करता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये 7th क्लास का सिविक्स चैप्टर आपका थर्ड है। आज हम थर्ड चैप्टर पे बात करेंगे कि राज्य शासन कैसे करता है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं राज्य के बारे में, तो राज्य का मतलब होता है देश से, हमारे देश से इसका संबंध है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर देश के बारे में, तो हम बात करेंगे भारत के बारे में। तो सबसे पहले बात तो ये आता है कि भारत में जो शासन होता है, यहाँ पर शासन की कौन सी पद्धति अपनाई गई है, तो वह है संघवाद। क्या है? संघवाद या संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। कैसी प्रणाली को? तो संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक क्लास। अब बात आती है कि संघीय प्रणाली क्या होती है। जब बात करते हैं संघीय प्रणाली के बारे में, तो इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक स्तर की सरकार को हम क्या कहते हैं? संघीय प्रणाली कहते हैं। जैसे बात करते हैं दो या दो से अधिक स्तर की सरकार के बारे में, तो हमारे पास पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। दूसरा हमारे पास होता है स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा हमारे पास होता है, वो होता है लोकल गवर्नमेंट होती है। तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास एक लेवल, दो लेवल और तीन लेवल की सरकार है। तो जब किसी देश के अंदर डिफरेंट लेवल की सरकार होती है, तो उसी को हम कहते हैं संघीय प्रणाली के बारे में बात करते हैं। तो हम इसी टॉपिक पर आज विस्तार से बात करने वाले हैं क्लास। कहता है कि पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन तीन स्तरों पर काम करता है। तीन स्तर, कितने स्तर? तीन स्तरों पर काम करता है। कौन कौन से? पहला है लोकल, दूसरा है राज्य और तीसरा है केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना कि लोकल गवर्नमेंट कौन कौन से काम करते हैं, इसके बारे में जानने का काम किया। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे करती है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह से किया जाता है। मतलब कि हमारे यहाँ जो देश है, देश के अंदर जो राज्य है, वह राज्य किस प्रकार से शासन करती है, इसके बारे में बात करेंगे। विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे और करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेंगे यहाँ पर। तो आइए हम इसी टॉपिक से चालू करते हैं, स्वास्थ्य वाले टॉपिक से। जैसे कि हमने पिछले भी टॉपिक में देखा था, यहाँ पर स्वास्थ्य से जुड़ा एक समस्या मुद्दा देखा था हम लोगों ने। आज हम इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं क्लास। तो कह रहा है जिम्मेदारी किसकी। देखें, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर एक मुद्दा दे दिया गया है पेपर से रिलेटेड। तो कह रहा है यहाँ पर आगे, कई गांव में लोग गंदला पानी पीते हैं। गंदला मतलब होता है गंदा पानी पीते हैं, पीते हुए पाए गए और नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर के आ रहे हैं। और ये जो स्थिति है भारत में राजस्थान की देखने को मिल जाती है। राजस्थान ही नहीं, बल्कि ये भारत के अनेक राज्यों में देखने को मिल जाती है। जैसे कि बिहार में मिल जाती है। बिहार में भी कहीं कहीं पर इसी प्रकार की स्थिति बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। दूसरा एमपी में मिल जाता है। तीसरा देखा जाए तो महाराष्ट्र में मिल जाता है और चौथा देखा जाए तो गुजरात के कुछ इलाकों में देखने को मिलता है। कहता है जिला मुख्यालय पतालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। अटा मतलब होता है भरा हुआ है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। हैजा जो एक बीमारी, एक ऐसी बीमारी है जो पानी से फैलती है। किससे फैलती है? तो पानी से फैलने वाली बीमारी है हैजा। ठीक क्लास, याद रहेगा आप लोगों को। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे कहता है
टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? क्या पता है, बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी। तो यहाँ पर एक लड़की कह रही है कि ये बीमारी मुझे नहीं हो जाए, ऐसा इसने अपने आप को बताने का काम किया। आया कहता है कि उस दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, शिरीन। ही, इसने बता दिया हंस करके। हाँ हाँ हाँ। अचानक रुक जाओ। ये आगे सामने एक महिला है ना जो कह रही है रुक जाओ। फिर आगे कहती है, क्या कहता है कि रैली के कारण ये सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? मतलब कि ये जो महिला है, वो महिला ने इन लोगों से कहा। तो ये लड़कियां जो है इनसे कह रही है कि क्या उन लोगों ने कुछ किया है क्या? तो ये पुलिस महिला कह रही है कि हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। मतलब कि जो नेता लोग हमसे वायदे करते हैं और पूरे नहीं करते हैं, इसीलिए लोग इनके घरों का घेराव करते हैं। और हम यहाँ मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए, क्योंकि अभी हमने देखा कि हैजा से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस प्रकार की बढ़ती हुई बीमारी को कैसे निपटा जाए, इसके लिए इनके घरों पर लोग धरना देने के लिए आते हैं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने विधायक को चुना है और विधायक का काम होता है कि एक राज्य के अंदर जो नियम कानून है, स्वास्थ्य की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति है, उसको बनाए रखना एक विधायक का मेन काम होता है। कहता है, कैसी ऊंची आवाज है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे? स्व स स मैंने इन्हें टीवी पर देखा, ये विरोधी दल के हैं। मतलब कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार में होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विरोधी में होते हैं। तो विरोधी जो होते हैं, इन्हें हम कहते हैं विपक्षी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? विपक्षी लोग। तो सरकार के कामों को नियंत्रण करने के लिए विपक्षी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो विपक्षी लोग होते हैं, ये सरकार के ऊपर भाषण दे करके इनके कामों के ऊपर नियंत्रण लगाते हैं। भाषण के माध्यम से इनके काम पर नियंत्रण लगाते हैं। इनकी नीतियों को विरोध करके नियंत्रण करते हैं। इसके साथ साथ संसद में इनके खिलाफ बोल करके ये इनको नियंत्रण करने का काम करते हैं। तो आइए यहीं पर पहला टॉपिक चालू होता है, विधायक कौन होता है। सबसे पहले बात करेंगे विधायक कौन होता है। आइए चालू करते हैं। तो कहता है कि उपरोक्त भाग में आपने पतालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी से जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित होंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा था जिलाधीश के बारे में बताया गया था, चिकित्सा अधिकारी के बारे में बताया गया था। कहता है आगे कि परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? तो आपने जरूर सुना होगा। जो विधायक होता है वह विधानसभा का सदस्य होता है। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए के बारे में परिचित हैं? देखो यहाँ पर दो सेंटेंस दिया गया है। एक यहाँ पर आता है एमएलए आता है, दूसरा हमारा आता है एमपी आता है। ठीक है क्लास? तो जो एमएलए होता है हम इसे कहते हैं विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे विधायक कहते हैं। लेकिन जो एमपी होता है हम इसे कहते हैं सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद। तो एमएलए का मतलब क्या होता है? एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। इसको हिंदी में देखा जाए तो कह सकते हैं विधानसभा का सदस्य कह सकते हैं। विधानसभा का सदस्य या प्रतिनिधि कह सकते हैं। विधानसभा, सॉरी सॉरी, इसको हम मिटाते हैं और फिर से लिखते हैं विधानसभा का सदस्य कहते हैं। ठीक है? लेकिन एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद का सदस्य कहते हैं, संसद का सदस्य इसे कहते हैं। मेंबर
ऑफ पार्लियामेंट। हम इस नाम से इसे जानने का काम करते हैं। ठीक क्लास, इसे कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो नाम आपके सामने आते हैं। कहता है क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? तो हमारे पास जो इस प्रकार के लोग आते हैं वह किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं, जिन्हें एमएलए कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं, जिन्हें एमएलए कहा जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये जो लोग होते हैं वह राज्य के स्तर पर होते हैं। इन्हें हम स्टेट के लेवल पर कह सकते हैं। ठीक है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए जो होता है वह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप माना जाता है। कहता है क्लास, क्या कहता है कि एमएलए का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। तो यहाँ पर एमएलए की यदि बात करते हैं तो ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है विधानसभा के सदस्य होते हैं। वो सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधि करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से ये बात और भी स्पष्ट हो जाती है। मतलब जो एमएलए होता है वह पीपल का रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो आवाज जनता उठाना चाहती है, जो आवाज जनता उठाना चाहती है वो जनता ना उठा करके पीपल के रिप्रेजेंटेटिव उठाएंगे, अर्थात एमएलए के द्वारा उठाया जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और पॉइंट। तो कहता है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। भारत के हर राज्य में विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्र में बटा होता है। हर राज्य को कई सारे निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। अब ये निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? तो जरा हम समझते हैं इस दिए गए क्षेत्र के बारे में। यदि आप इस क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर देखा जाए तो देखो ये है पूरा का पूरा आपका जम्मू कश्मीर है, जैसा कि इस मैप में दिया गया है। इस जम्मू कश्मीर में कई सारे छोटे छोटे जिले होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं। तो जो 21 लिखा गया है ना, ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है जहां पर एक एमएलए के लिए क्या होता है? इलेक्शन होता है। क्या होता है? एमएलए के लिए इलेक्शन होता है। तो ऐसे ऐसे देखा जाए तो उस पूरे ही जम्मू कश्मीर को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। और हर एक क्षेत्र से, हर एक एरिया से एक एमएलए का चुनाव होता है। एक एमएलए का चुनाव होता है। इसी प्रकार से पूरे जम्मू कश्मीर को कई सारे छोटे छोटे इलेक्शन जोन में बांट देते हैं। इसी को हम कहते हैं यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना क्लास, इसी को हम कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। कहता है कि दिए गए मानचित्र को देखिए, इसमें दिखाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्र में बटा है। तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट आ गया और वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल एमएलए की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वो है 68 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 68 होनी चाहिए, क्योंकि हर एक इलेक्शन जोन से इलेक्शन जोन से एक एमएलए का चुनाव होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 68 एमएलए होंगे। और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि को चुनती है। देखो ध्यान दे रखा ना, एक प्रतिनिधि को चुनती है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक निर्वाचन सीट के लिए, एक इलेक्शन जोन के लिए एक एमएलए को डिसाइड किया जाता है। ठीक है। फिर कहता है कि जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग-अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसीलिए वे विधायक अलग-अलग राजनीतिक दल के हो सकते हैं। जैसे कि अब मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, आइए। जैसे कि देखो अब ये 21 नंबर का जो निर्वाचन क्षेत्र है ना,
अब 21 नंबर का जो निर्वाचन क्षेत्र है ये बहुत बड़ा इलाका है। ठीक है, तो इस बहुत बड़े इलाके में क्या होगा कि अब यहाँ पर 5 पार्टियां खड़ी हो रही है। पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी और पार्टी ई खड़ी हो रही है। अब पार्टी जो खड़ी है तो पार्टी तो खड़ी होती नहीं है, बल्कि पार्टी की जगह पे कौन खड़ा होगा? तो पार्टी की जगह पर यहाँ पर उस पार्टी का मेंबर खड़ा होगा, उस पार्टी का सदस्य खड़ा होगा। तो उस पार्टी का जो मेंबर खड़ा होगा, मेंबर जो यहाँ पर खड़ा हो गया, तो इसी प्रकार से तो सभी पार्टियों के मेंबर खड़े होंगे किसी किसी न जगह पर। तो जितने भी पार्टियों के मेंबर खड़े होंगे, यदि इन सभी पार्टियों में से जिसको ज्यादा बहुमत मिलेगा, जैसे कि मान ली जाए कि इस पूरे 21 नंबर के इलाके के अंदर पूरे 100 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 100 लोग रहते हैं। तो जिसको ज्यादा बहुमत मिलेगा इन पांचों में से, उसी की पार्टी क्या हो जाएगी? उसी की पार्टी यहाँ पर जीत जाएगी, और जीत करके वही व्यक्ति यहाँ का एमएलए बन के आगे आएगा। ठीक क्लास, समझ में आया मेरी बात? तो यहाँ पर किसी को भी ज्यादा बहुमत मिल सकता है। जैसे ए वाले को 50 सीट मिल गई, बी वाले को 20 सीट मिल गई, तीसरे वाले को यहाँ पर 1 सीट मिला, फिर किसी सॉरी 1 ही वोट मिला है, किसी और को यहाँ पर 15 वोट मिल गए, किसी और को यहाँ पर 30 वोट मिल गए। सॉरी 30 तो मिलेगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 वोट मिल गए और बाकी लोगों को उसको मिल गया। तो ऐसे में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है? ए वाले को मिल चुका है, तो ए वाला व्यक्ति ही यहाँ से जीत जाएगा और एमएलए बन के आगे आएगा। कहता है कि जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखो बात कर रहा है क्या, अभी हद तक हमने देखा कि हमारे पास एक राज्य है, एक राज्य में एक क्षेत्र होता है जहां से एमएलए चुन करके आता है। अब क्या ये एमएलए सीएम बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसके ऊपर आया गया है क्वेश्चन मार्क आ गया। आइए देखते हैं कैसे बनता है ये सीएम। कहता है जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य उस दल को बहुमत माना जाता है। अब जरा देख लेते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर एक राज्य है, जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य था। इस राज्य के अंदर 75 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 75 सीटें हैं। तो 75 सीटों में से यदि आपको 50% सीटें मिल जाए, तो 50% सीटों के बेस पर आप लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे? तो आप लोग यहाँ पर आपको जीत मिल जाएगी, मतलब कि 1/2% से एक सीट भी ज्यादा मिल जाए तो आप लोगों की क्या हो जाएगी? तो आप लोगों की यहाँ पर सरकार बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सरकार बन जाएगी। तो कहता है यहाँ पर क्या, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष या अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। अब जरा इसको समझने के लिए थोड़ा सा चलते हैं आगे खाली जगह पर। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक विधानसभा है। इस विधानसभा में यहाँ पर होता है एक स्पीकर होता है। ये है आपके पास स्पीकर का एरिया है। यहाँ पर मान लिया जाए कि आपके पास इतना वोट मिल चुका है, तो ये तो है आपकी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन जिन लोगों के पास प्रॉपर मेजोरिटी नहीं मिली है, उन लोगों को हम कहते हैं क्या? ऑपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपोजिशन कहते हैं। लेकिन केवल इसमें ऑपोजिशन तो थोड़ी ना होते हैं, बल्कि इनके साथ साथ आपके होते हैं निर्दलीय लोग भी तो होते हैं, निर्दलीय भी तो होते हैं यहाँ पर। तो निर्दलीय पार्टी के लोग भी यहाँ पर, अदर पार्टी के लोग भी यहाँ पर होते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो जिनके पास ज्यादा बहुमत होती है वो सरकार बनाती है, जिनके पास दूसरा सबसे बड़ा बहुमत होता है वो अपोजिशन में होता है, और जिनके पास बहुत ही कम बहुमत होता है वह अदर ओपोनेंट या निर्दलीय निर्दलीय पार्टी के तौर पर इसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो सेकंड सबसे बड़ी पार्टी होती है, सबसे बड़ी पार्टी होती है, उन्हीं हम पार्टी को क्या कहते हैं? तो ऑपोजिशन कहते हैं, या फिर हम उन्हें कहते हैं विपक्षी पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? विपक्षी पार्टी कहते हैं। आइए देखते हैं आगे। तो क्लास कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है? उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र है। कितने हैं? 68 निर्वाचन क्षेत्र है। कहता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता।
और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। कितनी है? 68। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मात्र 34 सीटें ही चाहिए। 34 सीट से अधिक विधायकों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो हम यह कह सकते हैं ना, 50% प्लस 1 वोट आपको चाहिए या सीटें चाहिए। क्या चाहिए? आपको सीटें चाहिए। कहता है भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बहुमत किसे मिला है? 44 वाले को मिल गया है। वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए, अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। मतलब देखो यहाँ पर 68 सीट टोटल है। इसमें से बीजेपी को देखा जाए तो 44 सीटें मिल चुकी है। तो 44 सीटें जो हैं वो 50% सीटों से क्या है? ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर जिसके पास 50% वोट से ज्यादा सीटें होंगी, वही क्या बन जाएगा? तो वही यहाँ पर गवर्नमेंट बन जाएगा। कहता है इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी। तो यहाँ पर देखो, मुख्य आईएनसी, इसी को हम कहते हैं क्या? आईएनसी कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इसको 44 सीटें मिली हैं। तो इसको हो सकता है कि इसको बहुत ही कम सीटें मिलेगी, लेकिन 68 में से ही इसको सीटें मिलेगी, उससे ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। 68 माइनस आप कर दो 44 कर दो, तो आपके पास 24 सीटें और आ जाएगी। तो जो 24 सीटें हैं, ये 24 सीटें कुछ और पार्टियों को मिला के मिलेगी। तो यहाँ पर आईएनसी को भी इसी में से कुछ सीटें मिलेगी। यदि मान लिया जाए कि इसमें से आईएनसी को मिलने वाली सीटें 20 है, तो सबसे बड़ी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? आईएनसी। तो आईएनसी को इसी के बेस पर यहाँ पर ऑपोजिशन की पार्टी मिलती है या ऑपोजिशन का दर्जा मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के हैं। सबसे ज्यादा विधायक किसके हैं? सबसे ज्यादा विधायक तो वो है आईएनसी के। किसके हैं? तो आईएनसी के। ठीक क्लास, याद रखा आप लोग को, सबसे ज्यादा किसके हैं? तो आईएनसी के। इसलिए आईएनसी के लोग ही क्या बनेंगे? ऑपोजिशन के लोग बनेंगे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टी भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थी जो चुनाव जीत करके आए थे। तो इनके पास 2 सीटें होगी, 4 सीटें होंगी, 1 सीटें होंगी, 3 सीटें होंगी। ज्यादा तो होंगी नहीं इन लोगों के पास, क्योंकि 68 ही है यहाँ पर। आगे कह रहा है कि चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। अब जरा ध्यान देते हैं, यहाँ पर एक राज्य सरकार है, मतलब कि राज्य है। यहाँ पर बीजेपी, बीजेपी को कितना मिल गया? 44 सीटें मिल चुकी है। तो वो यहाँ पर बना लेगी अपना गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कोई एक व्यक्ति बन चुका है। अब गवर्नमेंट बनने के बाद यही लोग, जो यहाँ का सीएम बना है, यही सीएम क्या करेगा? तो अपने अदर अदर जो लीडर हैं, उन लीडर को ये चुनने का काम करेगा। तो एक राज्य के अंदर, एक स्टेट के अंदर जितने भी लीडर होते हैं, इन लीडर का जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, ये लीडर का इलेक्शन वहाँ का सीएम करता है। किसका? कौन करता है? सीएम। लेकिन सीएम किसके माध्यम से करेगा? तो वो करेगा गवर्नर के माध्यम से करेगा। किसके माध्यम से? गवर्नर के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं राज्यपाल कहते हैं, राज्यपाल। तो अब सीएम जो है राज्यपाल को आदेश देगा, और राज्यपाल जो है वह अलग अलग लीडर को यहाँ पर चुनने का काम करेगा। तो लीडर को उस पद की जो शपथ दिलाता है, वह शपथ राज्यपाल दिलाएगा। लेकिन किसकी सहायता से या फिर किसके कहने से? तो वह सीएम के कहने से करेगा। आइए देखते हैं आगे। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना। वे मुख्यमंत्री बन गए। इनके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखो यहाँ पर आ गया ना,
कि जो राज्यपाल है वो लीडर को पद की शपथ दिलाता है और राज्यपाल ही यहाँ के सीएम को भी पद की शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाए। मंत्रालय मतलब होता है डिपार्टमेंट, जैसे कि रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया। ऐसे कई सारे अलग अलग मंत्रालय के लिए यहाँ पर मंत्रियों को चुना जाता है। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया और वो ये है कि विधान सभा क्या होती है। विधान सभा क्या होती है? तो विधान सभा जो होती है यह नियमों और कानूनों को बनाने वाली संस्था होती है। नियमों और कानूनों को बनाने वाली संस्था होती है। और ये जो संस्था होती है, ये संस्था हमारे यहाँ पर राज्य स्तर की होती है, राज्य के स्तर की होती है। कहता है कि इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है। दोहरी का मतलब होता है दो प्रकार की जिम्मेदारी, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। क्योंकि जो विधायक होता है वह इस विधानसभा का मेंबर भी होता है और दूसरा वो गवर्नमेंट का क्या होता है, तो गवर्नमेंट का सदस्य भी होता है, तो ये उसका भी मेंबर होता है। इस प्रकार से इसकी दो भूमिका होती है, एक विधानसभा के रूप में, एक गवर्नमेंट के रूप में होती है। इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ने का काम करेंगे। तो क्लास कहता है विधानसभा में एक बहस। आइए अब बात करते हैं विधानसभा में एक बहस के बारे में। लेकिन क्लास इसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और इसी टॉपिक को खींचेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। तो इस टॉपिक में आपको क्या समझ में आया, क्या डाउट आया, आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिख के पूरा पूरा शामिल करेंगे और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद क्लास।